Hi guys, welcome back to my channel. I am up with my another video on episode 4 from Cost Theory series which is exclusively for CMA Inter. तो इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिंसिपल बजट फैक्टर. प्रिंसिपल बजट फैक्टर which is a common concept. प्रिंसिपल बजट फैक्टर का मतलब क्या है? इसको हम की फैक्टर भी बोलते हैं. की मीन्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर, यानी कि अगर हमारा कोई भी ऐसा ऑपरेशन है जिसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है पर एनम. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है कि वो 2500 यूनिट्स 2500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करते हैं पर एनम, यानी कि एक साल में. लेकिन अब जो 2500 का प्रोडक्शन था वो नहीं हुआ यूनिट्स का. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में से सिर्फ कितना प्रोडक्शन हुआ? अब 1800 यूनिट्स का प्रोडक्शन ही हो पाया. 1800 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो पाया. और वो किस वजह से हो पाया? यानी कि जितनी भी हमारी जो 700 यूनिट्स थी जो कम रह गई, वो किस वजह से रह गई? कि जो हमारा रॉ मटेरियल था वो अवेलेबल नहीं हो पाया. रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाया ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. तो यहाँ पे जो हमारा की फैक्टर प्रिंसिपल बजट फैक्टर हुआ वो क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारा ऑपरेशन था वो नहीं हो पाया. ये एक मेन रीज़न था जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन थी 2500 यूनिट्स की वो हम अचीव नहीं कर पाए और वो कम होके 1800 यूनिट्स हो गई. तो यहाँ पे हम जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है उसको हम क्या ले सकते हैं? उसको हम एक लिमिटिंग फैक्टर भी ले सकते हैं. लिमिटिंग फैक्टर का मतलब भी यही होता है कि जो हमारी चीज़ों को लिमिट कर रहा है, जिसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से या फिर कम अवेलेबल होने की वजह से हमारी जो चीज़ें हैं वो लिमिटेड प्रोड्यूस हो रही हैं, लिमिटेड हो रही हैं, तो वो ही लिमिटिंग फैक्टर होता है. तो हम प्रिंसिपल बजट फैक्टर को लिमिटिंग फैक्टर भी कह सकते हैं और आप उसे लिमिटिंग फैक्टर की तरह ही समझ भी सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा क्या था? जो नॉन अवेलेबिलिटी थी रॉ मटीरियल की, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल, non-availability of raw material is principal budget factor. is principal budget factor. यहाँ पर ये हुआ. अब हम अगर इसके बाद अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, इसी से ही कनेक्टेड एक और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर कि हमारी 2500 यूनिट्स ठीक है यहाँ पर हुई, प्रोड्यूस हो रही हैं 2500 यूनिट्स. 1800 अब हमारी एक्चुअल में प्रोड्यूस हुई, लेकिन जो सेल्स मैनेजर थे, सेल्स मैनेजर सिर्फ बेच कितनी पाए? 1500 यूनिट. सेल्स कितनी हो पाई? सिर्फ 1500 यूनिट्स. तो इस बार हमारी सेल्स कितनी हो पाई? सिर्फ 1500 यूनिट्स की. और वो सेल्स हमारी कम क्यों रह गई? किस वजह से कम रह गई? क्योंकि अब इस बार मार्केट में डिमांड बहुत कम थी. तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल बजट फैक्टर है वो क्या हो गया? मार्केट डिमांड. यहाँ पर प्रिंसिपल बजट फैक्टर क्या हो गया? मार्केट डिमांड. की इस बार हम अपनी डिमांड की वजह से जो सेल्स है वो कम कर पाए, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं थी. तो अब की बार अब डिमांड हमारा क्या हुआ? लिमिटिंग फैक्टर की. उसने हमारी सेल को लिमिट कर दिया उस फैक्टर ने, क्योंकि जब अगर मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो हम अपने जो यूनिट्स हैं उनको बेचेंगे कैसे? तो यहाँ पर जो हमारा मार्केट डिमांड है वो हुआ प्रिंसिपल बजट फैक्टर. ऊपर क्या था? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इज प्रिंसिपल बजट फैक्टर, बट हेयर इज मार्केट डिमांड इज द प्रिंसिपल बजट फैक्टर. तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि वो चीज़ जो भी हमारे ऑपरेशंस को लिमिट कर रही है, हमें जैसे सेकंड एग्जांपल में सेल करने में उसने लिमिट कर दिया, तो जो भी हमारा फैक्टर लिमिट कर रहा था वो प्रिंसिपल बजट फैक्टर था. ऊपर प्रोडक्शन जो हमारी कम हो रही है जिस वजह से जो फैक्टर उस चीज़ के लिए जिसको हम ब्लेम कर सकते हैं वो हमारा प्रिंसिपल बजट फैक्टर हुआ. So this is the concept of principal budget
फैक्टर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा जो कि बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स में अगेन, विच इज़ लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व, इसके हम फीचर्स देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि लर्निंग कर्व क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। लर्निंग कर्व का जो मतलब क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ही यही है कि अगर मान लीजिए आप हैं, अगर आपको आज कोई बोले कि आपको कोई डिश बनानी है, कोई खाना बनाना है, यू हैव टू कुक अ डिश। तो अगर अब वो आज आपको नहीं आती होगी, आप यूट्यूब से देख के उसको बना लेंगे, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में हो सकता है वो इतनी परफेक्शन से ना बने आपसे फ़र्स्ट टाइम में। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि यू हैव टू कुक इट डेली, अगर आपको बोला जाए कि यही आपको डेली बनानी है, तो आप उस काम में क्या हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपकी वहाँ पर क्या बढ़ जाएगी, आपकी वहाँ पे एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर आप उसी काम को, उसी डिश को डेली बनाने लगे, रेपिटेटिवली बनाने लगें, तो पहली बार में हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट ना हो, आपसे वो चीज़ ना बने, लेकिन सेकंड टाइम में जब आप उसको डेली बनाने लगेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जब धीरे धीरे आप उसको बनाने लगेंगे उस डिश को, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई या कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स आई तो उसके सॉल्यूशंस क्या होंगे, या वो आप खुद ही निकाल लेंगे। तो ये हमारा होता है लर्निंग कर्व, कि अगर कोई भी वर्कर है वो स्टार्टिंग में तो एक्सपर्ट नहीं होता किसी भी मशीन को चलाने में या कुछ भी करने में, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने काम को रेपिटेटिवली करता जाता है तो उसमें उसकी एफिशिएंसी अचीव होती चली जाती है। तो यहाँ से ये इसका एक एग्जाम्पल था, ये इसका एक एग्जाम्पल था। तो ये था हमारा लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट, यही है सिर्फ। पूरे लर्निंग कर्व की अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसका एक जो कंक्लूज़न है वो यही है कि अपने किसी भी काम को रेपिटेटिव करने से उसमें एफिशिएंसी आती है। तो वही लर्निंग कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है। अब इसके हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, वो हम बुक में से ही देखेंगे। इसके जो फीचर्स हैं वो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। वेट, ये देखिए, ये है फीचर्स लर्निंग कर्व के। तो सबसे पहला फीचर है, लर्निंग कर्व इज़ नॉट अ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक, इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग ह्यूमन फिनोमेना। क्योंकि ये इसलिए बोला गया है फीचर, क्योंकि जो लर्निंग कर्व थ्योरी है वहाँ पे हमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारी कॉस्ट कम हो या कुछ भी हो, इसलिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। ये जस्ट एक नेचुरली अकरिंग ह्यूमन फिनोमेना है कि यहाँ पे लोग इन्वॉल्व हैं और वो अपने काम को एफिशिएंसी से करने की कोशिश करते हैं, रेपिटेटिवली उस टास्क को परफॉर्म करके। तो ये क्या है, ये है ह्यूमन फिनोमेना, कोई भी ये कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक नहीं है। सेकेंड इज, इट इज़ अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ पर्सन एंगेज इन रेपिटेटिव टास्क विल इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो वही चीज़ है जो हमने लर्निंग कर्व का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे जो कोई भी इंसान है वो एंगेज है किसी भी रेपिटेटिव टास्क में, यानी कि कोई भी टास्क वो रेपिटेटिवली कॉन्टीन्यूसली कर रहा है ताकि उसकी एफिशिएंसी या उसकी जो परफॉर्मेंस है उस काम में वो बढ़े ओवर द टाइम, यानी कि जैसे जैसे वो उस टास्क को करता जाएगा उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जाएगी। Next is, it is in the initial stage of production generally the workers do not have the confidence of completing the job। यानी कि इसमें जो अभी मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि उसमें कॉन्फिडेंस ना हो क्योंकि अभी उसने काम शुरू करा है, लेकिन जब वो एट द एंड ऑफ द टाइम जब वो उस काम को रिपीटेटिवली कर चुका होगा उसके बाद उसमें एक कॉन्फिडेंस होगा कि उसका वो काम आता है, उसको सारी उसकी प्रॉब्लम्स और सब कुछ पता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज जो है प्रोडक्शन की, यहाँ पर क्या होते हैं जनरली जो वर्कर्स के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी जॉब को कंप्लीट करने का सक्सेसफुली, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं होते। लेकिन जब वो कुछ यूनिट्स बना लेते हैं तो उनके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि जो इंसान है वो गलतियों से ही सीखता है, पीपल लर्न फ्रॉम एरर्स। तो इसमें यही चीज़ है। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जब जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स बना लेते हैं तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स और उनके रीजंस के बारे में भी पता लग जाता है। नाउ दे आर एबल टू अवॉइड द प्रॉब्लम्स, क्योंकि अब उनको अगर प्रॉब्लम्स पता है तो उस चीज़ के उनको सोल्यूशन भी पता है। तो नाउ दे आर एबल कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको अवॉइड कर सकें। यहाँ पे बातें वही बोली गई हैं जो हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ी थी, बस उनको हमने पॉइंट्स बना के यहाँ पर लिख दिया।
नेक्स्ट है द वर्कर्स आर एबल टू फाइंड द न्यू मेथड्स ऑफ डूइंग द जॉब। जब हम एक काम को कर रहे होते हैं रेपिटेटिवली तो हम अपना उसमें दिमाग लगाने लगते हैं कि भाई अगर हम ये काम ऐसे कर रहे हैं तो ये काम किसी दूसरे तरीके से भी हो सकता है। तो यानी कि अब जो वर्कर्स हैं वो नए मेथड्स ढूंढते हैं काम करने के, और नाउ अब वो जैसे उनमें एफिशिएंसी आ गई तो उनकी स्पीड भी बढ़ गई होगी काम करने की। तो जब उनकी स्पीड बढ़ गई है अब वो कॉन्फिडेंस है, तो अब वो जो उनका टास्क है उसको कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ बेटर इक्विपमेंट्स एंड टूल आर डेवलप्ड। जैसे कि वो काम करते जाते हैं तो एक बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स और टूल्स उनके पास आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं ओवर द टाइम। और उसके बाद जो है कि बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइंस लीड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अब जितने भी बेटर प्रोडक्ट डिज़ाइंस यानी कि अब जैसे कि वो लोग काम करते जाएंगे तो ऐसी उनकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ जितना अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन होगा वो क्या किसको लीड करेगा कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ी हुई है। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। एंड हम नेक्स्ट एपिसोड 5 में कुछ और जो कंसेप्ट्स होंगे वो क्लियर करेंगे, वो पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।